दोस्तों, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में एक मोड जो अभी चल रहा है वो ये कि एक दूसरे के एनर्जी बेसिस को अटैक करना। होता क्या है कि इसराइल की तरफ से ईरान की एक गैस रिजर्व फैसिलिटी है, साउथ पार्ट्स, ठीक है ना। ये देख, अभी तक की अगर बात करें तो इट्स द लार्जेस्ट नॉन गैस फील्ड इन द वर्ल्ड। वहां पर अटैक कर दिया। उस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के पास में रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने तो एक तो रिजीम चेंज करने की बात की थी, या फिर वहां पर जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ईरान की उसको आप खत्म करना चाह रहे हो, ये फिर आप ये एनर्जी एसेट्स के ऊपर क्यों अटैक करने लग गए, ये तो प्रॉब्लम नहीं करेगा यूएसए को। तो कहा कि बोला इसराइल अब अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये कहा कि भाई ईरान भी है ना, वो भी अब बाकी जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई, इनके जितने भी एनर्जी फैसिलिटीज है उन पर अटैक ना करे। होता क्या है कि यूएई के हबशान फैसिलिटी, कतर के रास लाफान और सऊदी अरब के समारेफ रिफाइनरी को ईरान ने पहले हिट किया था। और ईरान का एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके फ्यूल प्राइसेस को इस हद तक चढ़ा देना कि फिर बाद में यूएसए पे प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाए। अभी कल की ही बात है, जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो क्रूड ऑयल प्राइस आपको ध्यान होगा $110 से भी ऊपर जा चुका है पर बैरल। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 200 तक का टारगेट है ईरान का, कि $200 के लगभग पहुंच जाएगा ना, फिर यूएसए पे इंटरनेशनल प्रेशर जबरदस्त तरीके से बनेगा और फिर देखा जाएगा कि यूएसए किस तरफ बैठता है। और कतर की बात करें तो ये जो रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलपीजी का प्रोसेस होता है, एलएनजी का प्रोसेस होता है। और वर्ल्ड का जो 20% एलएनजी सप्लाई है ना ग्लोबली अगर देखें तो ये रास लाफान रीजन से ही होता है, ठीक है। तो एक तो ये नाम याद रख लेना है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो साउथ पार्ट्स है ये ईरान की सदर्न प्रोविंस है जिसका नाम है बुशेर प्रोविंस, उस प्रोविंस के तहत इसकी लोकेशन आती है। और वैसे देखा जाए तो ये, अगर हम पर्शियन गल्फ को कुछ इस तरीके से देखें, ठीक है ना, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले तो यहाँ पर आपका कतर वाला रीजन आ गया, ठीक है ना। और कतर और इधर की तरफ ये देखो रास लाफा, ये रास लाफान आ गया कतर वाला, और उसी के नॉर्थ में ये ईरान है। और ईरान का यहाँ पर ये साउथ पार्ट्स है। साउथ पार्ट्स जो है ना, इसके इसका सदर्न पार्ट है वो कतर के पास में है, और नॉर्दर्न पार्ट है वो आपके ईरान के पास में है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कि पर्शियन गल्फ में ही आ गया, वो ईरान की बुशेर प्रोविंस का ही पार्ट है जिसको साउथ पार्ट्स बोला जाता है। और वहाँ की फैसिलिटी को अटैक किया इजराइल ने। तो ये अभी वहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। और इसके चलते देखो ये जो प्राइसेस राइज हुई है क्रूड ऑयल की, इनकी, तो ऐसे में सेंसेक्स, निफ्टी जैसे जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर गए हैं। तो ये तो एक सिनेरियो वहाँ पर लगातार चल ही रहा है। तो ये है, आगे चलते हैं। चलिए अब आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखो, जिस तरीके का अभी वेस्ट एशिया में सिनेरियो चल रहा है उसी लाइन में अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी तरफ से एक ऑयल ब्लॉकेड लगाया है क्यूबा की तरफ। और साथ ही साथ में यहां तक बातें करने लग गए हैं कि क्यों ना अब क्यूबा को भी ले लिया जाए, लेकिन बोला इससे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकते हैं। यह सोचना है एक अनस्टेबल माइंडसेट वाले इंडिविजुअल डोनाल्ड ट्रंप का। खैर, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्यूबा। क्यूबा की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन, इनके ट्राई जंक्शन वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर क्यूबा की लोकेशन आती है। ये अगर यहां पर जिनको वेस्ट इंडीज बोला जाता है ना, कैरेबियन आइलैंड्स को, उनमें सबसे बड़े आइलैंड कंट्री की अगर बात करें तो वो क्यूबा ही है, जहां की कैपिटल हवाना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रख लेना है। और ये जो पूरा आइलैंड वाला पूरा ये जो नेटवर्क डेवलप होता है ना इस जगह पे, इसको हम एक आर्कीपेलागो ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेटर एंटिलिस आर्कीपेलागो। और उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है क्यूबा। और क्यूबा का आपको ध्यान होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1962 कोल्ड वॉर, वो आपको ध्यान ही होगा। तो कुल मिलाकर की लोकेशन ध्यान रख लीजिए, नॉर्दर्न कैरेबियन सी में इसकी लोकेशन आ जाती है। इसके अलावा मेरीटाइम बॉर्डर देखो, इकोलॉजिकली अगर देखें या फिर इसकी लोकेशन देखें तो ये आइलैंड नेशन है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, बहामास, जमैका, हेती, ये इनके आसपास के कंट्रीज हैं। आर्कीपेलागो की बात करें तो क्यूबा में सबसे बड़ा जो मेन आइलैंड है उसका नाम है आइला डेला जुवेंटुड। इसके अलावा 4000 के लगभग छोटे आइलैंड्स और कीज, केज का मतलब होता है स्मॉल सैंडी आइलैंड्स,
उनकी भी अच्छी खासी इनके पास में तादाद है क्यूबा की बात करें। माउंटेनस रीजन देखने को मिल जाएगा, प्लेन रीजन भी देखने को। प्लेन तो क्या है, सीधी बात है कि ये डूबे हुए पहाड़ हैं, तो इनका जो सेंटर है वो तो देखो माउंटेनस कोर्स होता है, और जो कोस्टल एरिया होता है वो प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो यहां की हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो वो है पिको पिको ट्यूरिकिनो, और यहां पर जो रेंज है उसका नाम, माउंटेन रेंज का नाम है सियरा माइस्ट्रा। इसके अलावा यहां पर आपको क्लाइमेट कैसे मिलेगी, ये ट्रॉपिकल रीजन में है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां पर वेट एंड ड्राई सीजन एकदम सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। और लोकेशन आपको ध्यान है, ये अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, जहां पर हरिकेन्स आती रहती है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तरीके के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ही ये रीजनल नेम हो गया। साथ ही साथ फर्टाइल प्लेन रीजन है, जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाए, मैंग्रोव बहुत ज्यादा है, रीजन बीइंग कि ये आइलैंड इकोसिस्टम है, तो वहां पर तो कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा वाटर बॉडीज, यहां पर एक क्यूवेटो करके एक रिवर फ्लो करती है, और एक यहां पर टोआ नाम से रिवर फ्लो करती है। रिसोर्सेज कोबाल्ट, निकल, आयरन और पेट्रोलियम के अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, भाई यूएसए के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, और साथ ही साथ यहां से इंटरनेशनल अगर ट्रेड की बात करें, जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो ट्रेड हुआ करता है उसमें एकदम सेंटर स्टेज पे आ जाता है क्यूबा की अगर लोकेशन की बात करें। फिर बात कर लेते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये देखो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दिया गया है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उसमें जो पहाड़ी एरिया में जो हमारी छोटी बड़ी रिवर स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, उनके फ्लो के साथ में ही हम टरबाइन को रोटेट करवा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें। इसको हम रिन्यूएबल कैटेगरी में डाल देंगे, और इसके लिए बड़े डैम्स की बनाने की जरूरत नहीं है, फ्लो होने वाले पानी से ही हम हमारे टरबाइंस को रोटेट कर दें, तो इससे फिर इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इस स्केल में अगर हम बात करें 1 से 25 मेगावाट के एक एक प्रोजेक्ट की, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बोले इनके डेवलपमेंट पर हमें काम करना है, इससे हम क्लीन और डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन पर काम कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के तहत, जो कि सस्टेनेबल भी होगा और इको फ्रेंडली भी माना जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको लार्ज स्केल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। फाइनेंशियल आउटले 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 2584.6 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट है, और कैपेसिटी मैंने बताई थी 1.25 में 1 से 25 मेगावाट के बीच में रेंज रहेगी एक प्लांट की, और ओवरऑल टारगेटेड कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की। कहां पर ज्यादा होगा, सीधी बात है, हिली रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं जहां पर फ्लो ऑफ वाटर प्रॉपर्ली मेंटेन मिल जाए, जहां से उस फ्लो को ही हम यूज कर पाएंगे। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज है या नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, वहां पर सेंटर की तरफ से सीधा लोकेशन दिया जा रहा है कि 1 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए ज्यादा भी नहीं तो 3.6 करोड़ रुपए का लोकेशन होगा, या फिर जितना प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है 30% कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑन द अदर हैंड कि दूसरे जो स्टेट्स बच गए नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर एरियाज को छोड़ करके, तो वहां पर मेगावाट 2.4 करोड़ असिस्टेंस जाएगी, या टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी उसका 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड कर लेगी। एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगा। सीधी बात है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट मिलेगा, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। सिग्निफिकेंस, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन होगा। नेट जीरो टारगेट जो हमारा 270 तक है, 2070 तक वो अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ओवरऑल हमारे कई टारगेट्स अचीव होंगे। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के वो पावर प्रोजेक्ट्स जहां पर फ्लोइंग वाटर को यूज करके टरबाइंस को आप रोटेट करोगे, जिसमें रिवर्स और स्ट्रीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का ही मेथड रहेगा, क्योंकि यहां पर कोई एमिशन आप कर नहीं रहे हो, और पानी जो है मोर और लेस हाइड्रोलॉजिकल जो हमारा साइकिल होता है उसके तहत कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, और एमिशन नहीं है तो क्लीन एनर्जी भी हो गया। फिर बात आती है पीएम पोषण स्कीम की। देखो एक पार्लियामेंट्री पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था पीएम पोषण स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू करने के लिए, कि क्या हुआ, किस तरीके से हमें और आगे काम करना है। तो पार्लियामेंट्री पैनल जो था ना, उसने ये कहा कि जो हमारे यहां पर अभी 8th क्लास तक के बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसको अब एक्सटेंड करके पहले तो 10वीं क्लास तक ले जाया जाए, और फिर 12th क्लास तक के जो बच्चे उनको भी दिया जाए। मतलब अब इसके कवरेज को हमें एक्सपेंड करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो न्यूट्रिशनल इंटेक है एडोलसेंट कैंडिडेट्स का, जिनकी उम्र हम कंसीडर करते हैं 10 से 19 साल, उनका भी न्यूट्रिशनल इंटेक बढ़ेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, तो उनकी बॉडी फिट रहेगी, तो बॉडी फिट रहेगी तो ब्रेन भी फिट रहेगा, तो उनकी कॉग्निजेबल जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग आउटकम भी हमें अच्छा दिखेगा।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इसके कवरेज को हमें बढ़ा देना चाहिए। क्या रिकमेंडेशन दी? एक तो ये कहा कि ब्रेकफास्ट हमें देना चाहिए एटलीस्ट। हम बात करें तो ब्रेकफास्ट कैसा होना, लाइट वाला, जो खाए भी, पेट में लगे भी और नींद भी ना आए, है ना। और मिड डे मील स्कीम जो है उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की जरूरत है, जिसमें क्लास 10th तक तो एक बार पहुंचा दिया जाए इसको, और फिर उसके बाद में क्लास 12 तक भी ले जाया जाए। अभी करंटली इसकी जो पीएम पोषण स्कीम है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास 8 तक ही हो रही है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर क्लास 12 तक ले जाने का इसका टारगेट आने वाले 5 सालों में। इसमें मेन फोकस रहेगा अडोलसेंट न्यूट्रिशन। मैंने बताया कि क्रिटिकल ग्रोथ टाइम होता है, ये उम्र है जवानी की, बढ़ती हुई जवानी का। तो उस टाइम पर बेटर न्यूट्रिशनल इंटेक अगर होगा तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज भी मिनिमम होंगे। तो उसके चलते फिर आप देखते हो इनटेक भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, और जब खाना मिलेगा तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, पर्टिकुलरली वो लड़कियां जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं। लर्निंग आउटकम भी अच्छा मिलने का स्कोप है, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला जो सेगमेंट है, उसको हम टैकल कर पाएंगे। और जो प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्कीम है, जिसको हम पढ़ते हैं ना, श्री स्कीम का मतलब एक तरीके से हो गया कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसमें ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक और चल रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट्स को कंट्रीब्यूशन जाता है, और टारगेट ये है कि 14,500 के लगभग हमारी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिससे जो कोई भी चैलेंजेस स्कूलिंग में आ रहे हैं उनको हम टैकल कर पाए। पीएम पोषण स्कीम 1995 में इसको मिड डे मील स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया था, जिसको उस टाइम पे नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, फिर इसको अपर प्राइमरी मतलब क्लास 8 तक भी ले जाया गया, और इसको नाम कर दिया पीएम पोषण। साल था 2021 का। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन प्लस स्टेट अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल फंडिंग के लिए। इसमें क्या दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, पका हुआ खाना, और साथ में इसमें मेन टारगेट रहता है कि हेल्थ तो अच्छी हो, साथ में एजुकेशनल आउटकम भी अच्छे हो। बेनिफिशियरी क्लास 1 से 8 तक के तो अभी करंटली है, बट टारगेट क्या किया जा रहा है पैनल के रिकमेंडेशन के आधार पर, 10th को भी कवरेज दो और आने वाले 5 साल में 12th तक कवरेज भी दे दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिविजुअल का बढ़ेगा, एनरोलमेंट बढ़ेगा, एक तरीके से अटेंडेंस बढ़ेगा, स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो रिड्यूस होगा, बेनिफिट बहुत सारे फिर पॉजिटिव दिखते हैं। ठीक है, इसमें कैलोरी और प्रोटीन इंटेक पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये ध्यान रख लेना है। हाँ, कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर फोर्टिफाइड फूड भी दिया जाता है, प्लस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिससे कि जो कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं या होने का डर जिनका है, उनको हम बचा सके मालनरिशमेंट से। ठीक है, अचीवमेंट अभी तक देखें तो 11 लाख स्कूल्स को अभी कवरेज दिया जा रहा है पीएम पोषण स्कीम के तहत, जहां से 11 से 12 करोड़ स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। चाइल्ड न्यूट्रिशन इससे अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो होती है ना समझ, ब्रेन जो है वो हेल्दी रहता है, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई लिखाई सारी अच्छी, एनरोलमेंट अटेंडेंस अच्छी हो रही है। इसके अलावा ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, लर्निंग आउटकम आपको आउटकम्स अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, सीधी बात है, ब्रेन अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छी, समझना अच्छा। फिर आता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी क्या है कि वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, उसके चलते हमें जो एलपीजी सप्लाई मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है स्टेट्स और यूटीज को पुश करने की तरफ कि भाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन मैकेनिज्म उसको हम ज्यादा स्पीड से करें। इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को और हाउस होल्ड को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम हमारे घरों पे एलपीजी सिलेंडर मंगाते हैं ना, बोले सिलेंडर की बजाय पाइप्ड जो नेचुरल गैस होती है पीएनजी, उसका लिंक दे दिया जाए और पाइप से ही सीधा आपको गैस सप्लाई दे दी जाए, जिससे एलपीजी पे डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा, जो व्हीकुलर हम कंजम्पशन की बात करते हो, सीएनजी बेस्ड जो हम कंजम्पशन की बात करते हैं, तो उसमें पावर स्टेशंस जो हैं, सीएनजी स्टेशंस, उनका ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग कराई जाए, जिससे कि सीएनजी पे हमारी रिलायंस जाए। अगेन एलपीजी पे डिपेंडेंस को हमें कम करना है, क्रूड ऑयल डिपेंडेंस को हमें कम करना है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एक पाइपलाइन पूरा नेटवर्क होता है जिसमें नेचुरल गैस सप्लाई दी जाती है पाइप के थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को, और ट्रांसपोर्ट में जो हमारे व्हीकल काम में आता है उनको हम सीएनजी से सप्लाई करके सीएनजी के बेसिस पे ऑपरेट कराते हैं। समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें मेन काम है क्लीन एनर्जी प्रोमोट करना, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करना, एनर्जी एक्सेस को हमें प्रोमोट करना, और टारगेट मेनली यहाँ पर देखा जा रहा है तो पीएनजी सिलेंडर्स पर डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करके पाइप गैस, नेचुरल गैस पे हम डिपेंडेंसी लेकर के आए। अभी हम एलपीजी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें 60% तो इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखो जिस तरीके जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई वेस्ट एशिया में, कितनी प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों ना हम हमारा खुद का इस तरीके से मैकेनिज्म तैयार करें जिससे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम जो एक इम्यूनिटी है हमारी वो डेवलप कर सकें। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए तो पाइपलाइन बनेगी, फिर कंप्रेसर जिससे कि ज़्यादा प्रेशर के साथ में गैस
घरों तक और इंडस्ट्रीज तक सप्लाई की जा सके। मीटरिंग स्टेशन लगाए जाए जहां से इजीली पता पड़ जाए कि किसने कितनी कंजम्पशन कर ली, उसके अकॉर्डिंग उनको चार्जेस लगाए जाए, जैसे बिजली का बिल बनता है। एक सर्विस के तौर पे हम नेचुरल गैस की सप्लाई देना चाह रहे हैं, जैसे पानी का और बिजली का होता है ना। सीएनजी फिलिंग स्टेशन, जिसके चलते हम व्हीकुलर जो एमिशन है उसको भी रिड्यूस करें और जो हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी उसको हम मिनिमाइज कर सके। ये सारा काम कौन मॉनिटर करने वाला है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इंडिया, ठीक है। फिर आता है सेजिल मिसाइल। देखो सेजिल मिसाइल अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? यूएस और इजराइल ने अटैक कर रखा है ईरान में, तो ईरान ने अपनी तरफ से सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दिया है कि अब देखो हम आपको जवाब इस मिसाइल का यूज करके देंगे। तो मिसाइल क्या है समझते हैं। सेजिल को साजिल और अशुरा के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान ने लोकली डेवलप किया। ये 2 स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सिंपल बात है कि यहां पर ये 2 स्टेजेस में ऑपरेट करेगा, एक ऑपरेशन और एक बीच में मनोवर करना पड़े। मनोवर का मतलब कि अगर ये मिसाइल लॉन्च हो जाए और बीच के अंदर कोई अटैक दूसरा इसको इंटरसेप्ट करने के लिए कर दिया जाए, ईरान या फिर इजराइल या यूएसए की तरफ से, तो ये मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी मिड पाथ में चेंज कर ले, इतनी क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। ये ईरान की तरफ से बहुत ही गजब का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शो किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये लिक्विड फ्यूल पे ना डिपेंड करके सॉलिड फ्यूल पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब जब तक ये मिसाइल हिट करती है ना, तब तक भी फ्यूल इसका एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। और ये डेवलप किया है ईरान एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, ठीक है। ये मिसाइल डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद में भी ये अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकती है अगर खतरा लगे कि कोई इंटरसेप्टर मिसाइल आके उसको खत्म करना चाह रही है टारगेट को हिट करने से पहले, है ना। की फीचर, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज किया जा रहा है लॉन्ग पीरियड के लिए लगातार, और इंस्टेंटली इसको बर्न करके लॉन्च किया जा सकता है। 2 स्टेजेस में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स यूज की गई है, जिसमें एक तो हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाने का काम और दूसरी स्पीड प्रोवाइड करने का काम कर दे। रेंज 2000 किलोमीटर तक, और 2000 का मतलब ईरान से लेकर के जो लेवांत रीजन है, लेवांत का मतलब हो गया मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट वाला जो रीजन आ गया, वहां तक इसकी हिटिंग कैपेबिलिटी है। मतलब इजराइल भी इसकी रेंज में है, आप ये मान के चले। पेलोड कैपेसिटी 700 किलोग्राम का वारहेड ये ले जा सकती है। तो आप समझिए डेवलपमेंट। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्यूबा किस आर्किपेलागो का पार्ट है? माइक्रोनेशियन आइलैंड्स की बात की थी क्या? नहीं यार, हमने तो कुछ और ही देखा था ना। सेजिल मिसाइल डेवलप किसने की है? तो आपको भी पता है, हमने अभी बात की ईरान से, है ना। पीएम पोषण की बात करें तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। क्या 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है? नहीं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, है ना। चलो फिर हमारे कल के क्वेश्चंस थे 2। एक तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक वाला जो क्वेश्चन था वो, और दूसरा आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुतों ने जवाब दिया। बहुत ही अच्छा लगा कि आप कमेंट करते हो, और कमेंट्स की जो लंबी लिस्ट बन जाती है तो लगता है कि हाँ, थोड़ा सा वीडियो इंटरेक्टिव बन रहा है और कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स भी आप डाल रहे हैं। तो फर्स्ट था इसमें आईबीआरडी में, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। ये बात सही है, देता है, जनरल सा स्टेटमेंट है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू, ध्यान से रखना, सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पुअर्टी। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर गरीबी को कम करने के लिए ये बिना सोचे, मतलब अपनी तरफ से पूरी ताकत से देते हैं। कोई कंडीशनैलिटी या कुछ नहीं होती, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, एक्सट्रीम वर्ड गया। तो सेकंड स्टेटमेंट को जब आप एलिमिनेट करोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और तीसरा कि यूरोप को रीबिल्ड करने में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसने बहुत हेल्प की, इसकी स्टैब्लिशमेंट मोर और लेस उसलिए। तो इसका आंसर आपका सीधा सी चला जाता है। वहीं पर पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंटरस्टेट काउंसिल, देखो आर्टिकल 263 के तहत स्थापित है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर इज नो। जोनल काउंसिल नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। और वहीं पर जोनल काउंसिल की बात करें तो जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना 1956 में, उसके तहत स्थापित है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो केवल एक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया आपकी बार, आपने अगर देखा हो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी और डिफरेंट बॉडीज न्यूज में रही है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना वो वीडियो, प्लेलिस्ट में नीचे जाकर के वीडियो वाली सेगमेंट में। तो इसका आंसर आपका सीधा चला गया कि केवल एक ही बॉडी हमें दिखाई पड़ रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको हमने डिटेल में देख ही लिया, इसको आप यहां पर देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल में, समझ गए। बाकी आज के ये क्वेश्चन से 81 और 87 कोशिश करो इनका आंसर आप ढूंढो, निकालो, और ट्रेंड भी समझने की कोशिश करो कैसे सवाल बनते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप ऑटोमेटिकली पीडब्ल्यू ऐप की तरफ डायरेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।